नमस्कार। मैं डॉक्टर उषा व्यास, सह आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज मैं आपको समसामयिक भारत, जो आपका दूसरा पेपर है, उसके द्वितीय अध्याय देशी रियासतों का विलय के बारे में जानकारी दूंगी। सर्वप्रथम हम देशी रियासतों के बारे में प्रारंभिक जानकारी हासिल करेंगे। उसके पश्चात उनके विलय के क्या कारण रहे, इसके बारे में जानकारी मैं आपको दूंगी। राष्ट्र के रूप में भारत के एकीकरण के और उसके गठन की प्रक्रिया आज़ादी के तुरंत बाद प्रारंभ हो गई थी। देशी रियासतों के विलय की समस्या सबसे प्रमुख समस्या थी। वैसे तो भारत में अनेक रियासतें थी, लेकिन प्रमुख रियासतों की संख्या 563 थी। इनका क्षेत्रफल लगभग 7,12,000 वर्ग मील था। इनके अंतर्गत संपूर्ण भारत का लगभग 2/5 क्षेत्रफल तथा 1/4 जनसंख्या थी। स्वतंत्र भारत में इनका बने रहना राष्ट्रीय एकता के लिए बड़ी चुनौती था। राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक था कि इनका देश में विलय हो। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से ये रियासतें भारत का अभिन्न अंग थी, किंतु राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से ये तथाकथित स्वतंत्र इकाइयाँ थीं। अंग्रेज़ों ने भारत को 2 भागों में बांट रखा था, जिन्हें क्रमशः ब्रिटिश भारत और रियासती भारत के नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश भारत में लागू होने वाले कानून और अन्य व्यवस्थाएं देशी रियासतों में लागू नहीं होती थी। ब्रिटिश भारत में संवैधानिक व प्रशासनिक व्यवस्था के विकास के साथ साथ प्रजातांत्रिक संस्थाओं का, विधायिकाओं का जन्म हो चुका था। निर्वाचन प्रणालियां अस्तित्व में आ चुकी थी। उन्हें कुछ हद तक नागरिक अधिकार भी प्राप्त थे, जबकि देशी रियासतों में किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं थे। रियासतें बहुत पिछड़ी हुई थी। 1942 के पश्चात ब्रिटिश भारत में कांग्रेस के नेतृत्व में जन आंदोलनों का प्रारंभ हो गया था। 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य जन परिषद की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य देशी रियासतों की जनता में जागरूकता लाना था। अभी तक कांग्रेस का देशी रियासतों में जो संस्थाएं थी या जो भी आंदोलन हो रहे थे, उनका कांग्रेस को समर्थन नहीं था। लेकिन 1938 में हरिपुरा अधिवेशन के बाद कांग्रेस ने इन रियासतों में चल रहे आंदोलनों को समर्थन देने का निश्चय किया और इसके पश्चात इन राज्यों में प्रजामंडल और प्रजातांत्रिक संस्थाओं की स्थापना के लिए आंदोलन प्रारंभ हुए। यद्यपि उन देशी रियासतों में हो रहे आंदोलनों को कांग्रेस ने अपने आंदोलन का ही हिस्सा मान लिया था, लेकिन देशी रियासतों में जो आंदोलन थे, उनके जो लड़ाई के मुद्दे थे वो बिल्कुल अलग थे। उनकी मुख्य मांग अपने राजाओं के संरक्षण में ही नागरिक अधिकारों की और प्रजातांत्रिक संस्थाओं की स्थापना, यही प्रमुख मांगे थी। जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ तो देशी रियासतें भी स्वतंत्र हो गई और देशी रियासतों को यह उनकी इच्छा पर छोड़ दिया गया कि वे भारत और पाकिस्तान दोनों में से किसी एक संघ में सम्मिलित हों अथवा स्वतंत्र हों। यह देशी रियासतों को एक तरह से उनके द्वारा अराजकता पैदा करने वाला वक्तव्य था, किंतु जो देशी इस समय तक जो परिस्थितियां पैदा हो गई थी, उनके कारण अब यह अवश्यंभावी लगने लगा था कि देशी रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व अधिक समय तक नहीं बनाए रख पाएंगी। और ऐसा ही हुआ। 1947 से 1949 के मध्य सभी देशी रियासतों के भारत में विलय का कार्य पूर्ण हो गया और भारत की एकता और अखंडता
स्थापित हो गई। अब हम यह देखते हैं कि देशी रियासतों के भारत संघ में विलय के क्या कारण थे। ऐसी क्या परिस्थितियां थी कि स्वतंत्रता के पश्चात इनका विलय अथवा भारत संघ में इनका एकीकरण आवश्यक हो गया। अब हम एक एक करके जो कारण थे उनका विश्लेषण करते हैं। इसमें सबसे पहला जो है भौगोलिक अखंडता की स्थापना के लिए। देशी रियासतें संपूर्ण भारत में फैली हुई थी। इनका बने रहना भारत की प्रादेशिक अखंडता के हित में नहीं था। भारत को आज़ादी एक लंबे संघर्ष के बाद मिली थी, जो कि राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता के विकास का परिणाम था। अतः राष्ट्रवादियों का उद्देश्य भारत की भौगोलिक एकता स्थापित करना था, और यह तभी संभव था जब देशी रियासतों के अस्तित्व को समाप्त करके संपूर्ण स्वतंत्र भारत के सभी प्रदेशों पर एक लोकतांत्रिक सर्वोच्च सत्ता स्थापित हो। एक और कारण जो है, रियासत के जो शासक थे बहुत समय तक अंग्रेज़ों के आने से पहले भी वो जो भारत में केंद्रीय सत्ता होती थी उसके अधीन थे, लेकिन अंग्रेजी सर्वोच्च सत्ता के अधीन जब भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन पनप रहा था तो उनका दृष्टिकोण संदिग्ध था। इन्होंने अपने राज्यों में राष्ट्रीयता की भावनाओं को कुचलने की कोशिश की। 1921 में स्थापित जो नरेंद्र मंडल था, इंडियन चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, उसकी स्थापना तभी हुई जब राष्ट्रीय आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अधीन प्रस्तावित भारतीय संघ के गठन को देशी रियासतों के शासकों ने अस्वीकार कर दिया था। स्वाभाविक था कि आज़ादी के बाद भारत में प्रजातांत्रिक आधारों पर जिस संघ की स्थापना होनी थी उसे वो स्वीकार नहीं कर सकते थे। अतः इनकी संदिग्ध राष्ट्रीयता होने के कारण या राष्ट्रवाद के प्रति इनका संदिग्ध दृष्टिकोण होने के कारण इनका विलय आज़ादी के तुरंत बाद आवश्यक हो गया था। देशी रियासतों में अब हम अगला कारण उसका विश्लेषण करते हैं। देशी रियासतों में निरंकुश शासन एवं प्रजातांत्रिक संस्थाओं का अभाव। जो भी राजतांत्रिक शासन पद्धति होती है वह स्वाभाविक रूप से निरंकुश होती है, लेकिन उसकी निरंकुशता के मध्य भी एक संतुलन होता है जिससे कि उसे एक तरह से जनता का समर्थन प्राप्त हो जाता है। लेकिन अंग्रेजी सर्वोच्च सत्ता के अधीन देशी रियासतों की जो निरंकुशता थी उसकी जिम्मेदारी अंग्रेज़ों के प्रति थी। अतः उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उत्पन्न राष्ट्रवादी मूल्यों जैसे लोकतंत्र, अहिंसा, सामाजिक समानता, नागरिक अधिकार, इन सब को दबाने की कोशिश की, और इनका जो निरंकुश राजतंत्र था उनका जो शेष भारत में प्रजातांत्रिक संस्थाएं स्थापित होती उसके साथ मेल नहीं था। अतः इन राज्यों का विलय एक ऐतिहासिक आवश्यकता हो गई थी। निरंकुश शासन पद्धति के अंतर्गत देशी रियासतों में प्रजातांत्रिक संस्थाओं का जन्म नहीं हो पाया था। रियासतों में भारी पिछड़ापन व्याप्त था। रियासतों की जनता को प्रशासन में कोई स्थान नहीं था। जो भी अधिकार थे वे राजा और सामंतों के थे, मनमाना न्याय करते थे। कुल मिलाकर प्रशासन जन भावनाओं के अनुकूल नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जहां विश्व के अधिकांश देशों में
तेजी से प्रजातंत्र की स्थापना हो रही थी, वहाँ रियासतों में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं था। बढ़ती हुई जन चेतना व जनता की प्रजातांत्रिक महत्वाकांक्षाओं के समक्ष इन रियासतों का टिकना संभव नहीं रह गया था। अब हम अगला कारण देखते हैं रियासतों की फिजूल खर्ची एवं उनका पिछड़ापन। जनता की गाढ़ी कमाई से प्राप्त राजस्व का अधिकांश हिस्सा रजवाड़ों की फिजूल खर्ची एवं ऐशो आराम पर खर्च हो जाता था। दरबारों का अप्रासंगिक शान शौकत पर भी व्यर्थ धन खर्च होता था। राजस्व के कुल हिस्से का एक बड़ा भाग वे फिजूल खर्ची पर खर्च कर देते थे। जब हम ब्रिटिश भारत और रजवाड़ों की भू राजस्व दरों की तुलना करते हैं तो पाते हैं कि रियासतों में राजस्व की दरें 5 से 10 गुना अधिक थी। यहाँ राजस्व वसूली के कोई नियम नहीं थे। मनमाना राजस्व वसूल करके वे अंग्रेज़ों को खुश रखने अथवा फिजूल खर्ची में धन बर्बाद कर देते थे। कार्ल मार्क्स ने रियासतों के बारे में 1853 में ही लिखा था कि जिस समय कंपनी रियासतों की संरक्षक बनी उस समय ही उनका अस्तित्व लुप्त हो गया। उनकी पतन की हालत है और उनकी स्थिति में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी दूसरों के भरोसे है। ये राज्य कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं रह सकते। प्रश्न यह नहीं है कि उन्हें रहने दिया जाए या नहीं, प्रश्न यह है कि देशी राजाओं और उनके दरबारों को कायम रखा जाए या नहीं। स्वाभाविक था कि स्वतंत्र भारत में ऐसे फिजूल खर्ची वाले अप्रासंगिक देशी रियासतों का कोई स्थान नहीं रह गया था। इनका विलय एक स्वाभाविक आवश्यकता बन गई थी। रियासतों का पिछड़ापन भी उनके विलय का एक मुख्य कारण बना। ब्रिटिश भारत की तुलना में रियासतों में भारी सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन व्याप्त था। स्वतंत्रता के पश्चात भी इन रियासतों को बनाए रखा जाता तो भारत में भारी क्षेत्रीय असंतुलन उत्पन्न हो जाता। सामाजिक और आर्थिक प्रगति रियासतों में बिल्कुल नहीं थी। उद्योगों का पूर्ण अभाव था। कृषि बहुत पिछड़ी हुई थी। किसानों पर भू राजस्व का बहुत ज़्यादा दबाव था। राजस्व के नाम पर कृषि के अधिशेष का अपहरण राजा और सामंतों के द्वारा कर लिया जाता था। शिक्षा और स्वास्थ्य की राज्य की ओर से कोई व्यवस्था नहीं थी। इन परिस्थितियों में रियासतों के अंदर और बाहर इनके विरुद्ध वातावरण बन चुका था। अतः इनके विलय के बिना जन आकांक्षाएं पूरी नहीं हो सकती थी। रियासतों में चल रहे जन आंदोलन जो हैं वे भी विलय का एक बहुत बड़ा आधार बने। उन्नीस 1938 में रियासतों में जो है जन आंदोलन 1938 से पूर्व रियासतों में जन आंदोलन अधिक तीव्र नहीं थे। वे छुटपुट मांगे अपने राजाओं के समक्ष रखते थे। लेकिन 1938 के पश्चात कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के पश्चात जब कांग्रेस ने रियासतों के आंदोलनों को अपने ही आंदोलनों का हिस्सा मान लिया और यह माना कि रियासतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार स्थापित हो और प्रजा के नागरिक अधिकार सुरक्षित हों,
तो 1938 एवं उसके पश्चात रियासतों में प्रजामंडलों की स्थापना हुई और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में प्रजामंडलों की उग्र भूमिका ने रियासतों में विद्यमान उपनिवेशवाद एवं निरंकुश राजतंत्रात्मक सामंतवाद को खुली चुनौती दी। इसके पश्चात देशी रियासतों में आंशिक रूप से राजनीतिक सुधारों की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जो कि जन आंदोलनों की भारी विजय थी। 1946 के पश्चात तो रियासती आंदोलन और तीव्र हो गए और ये इतने तीव्र हो गए, शक्तिशाली हो गए कि इनके राजा और महाराजाओं का मनोबल धीरे धीरे क्षीण होने लगा था। वे जनता के समक्ष अब अपने घुटने टेकने पर मजबूर हो गए थे। ये आंदोलन इतने शक्तिशाली थे कि अब देशी रियासतों का स्वतंत्र अस्तित्व अधिक दिनों तक संभव नहीं रह सकता था। अंग्रेज़ी अधीनता ने राजाओं को परजीवी बना दिया था। उनकी राजनीतिक और प्रशासनिक क्षमताओं का लगभग अभाव हो गया था। स्वतंत्र रूप से उनका अस्तित्व बने रहना अब लगभग बेमानी हो गया था और इस तरह से अब उनका मनोबल टूटने लगा था और अंग्रेज़ों द्वारा स्वतंत्र छोड़ने का मतलब उनका अनाथों की स्थिति में आना स्वाभाविक था। अंग्रेज चूंकि भारत को आज़ादी स्वेच्छा से नहीं प्रदान कर रहे थे, उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन से मजबूर होकर भारत को आज़ादी दी थी। तो आज़ादी देने के साथ साथ ही उन्होंने अपनी फूट डालो और राज करो की नीति के कारण जो स्वतंत्रता अधिनियम था उसमें रियासतों को यह आज़ादी दे दी कि वे भारत या पाकिस्तान किसी के साथ मिल जाएं या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। अनेक रियासतें ऐसी थी कि वे ये सपना देखने लगी थी कि स्वतंत्र रहकर भारत और पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक संबंध बनाए रखेंगे, किंतु इसके साथ साथ ब्रिटिश सत्ता के साथ पूर्ण संबंध कायम रहेंगे। इसके साथ साथ ही किंतु अब परिस्थितियां बदल गई थी। ब्रिटिश सत्ता ने देशी रियासतों पर पैरामाउंसी की समाप्ति का निर्णय लिया। इससे देशी रियासतों के साथ पहले जैसे संबंध जारी रखने का प्रश्न ही नहीं उठता था। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक में स्पष्ट घोषणा की गई थी कि सभी संधियां और समझौते जो ब्रिटिश ताज के और रियासती शासकों के बीच है वे समाप्त हो जाएंगे। अतः अब अंग्रेज इन रियासतों का भार अपने ऊपर रखने के पक्ष में नहीं रह गए थे, क्योंकि उनको ढोना उनके लिए घाटे का सौदा बन गया था। अब उन्हें लगभग लावारिसों की स्थिति में छोड़ दिया गया था। ये रियासतें अंग्रेज़ी समर्थन के बल पर ही चली आ रही थी, अर्थात इन्हें प्राणवायु भारत में अंग्रेजी सत्ता से प्राप्त हो रही थी। इसके समाप्त होने पर इनका जीवित रहना संभव नहीं था। ये अब लगभग निष्प्राण हो चुकी थी, अतः भारत में इनका विलीनीकरण स्वाभाविक था। धन्यवाद।